तो दोस्तों पिछले सीजन में 15 पोजीशन में फिनिश करने वाले रूबेन अमोरिम ने बोला था भाई गुड डेज आर कमिंग, लेकिन गुड डेज की ऐसी की तैसी भाई ये सीजन शुरू हुआ है और सिर्फ 4 मैच हुए प्रीमियर लीग में, इवेंचुअली 5 मैच हुआ है। ये फिल का एक मैच हुआ था ग्रिम्सबी टाउन के साथ। तो प्रीमियर लीग में 4 मैच होने के बाद ऐसे एक जगह पे आ चुके हैं भैया रूबेन अमोरिम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस की भाई 50-50 बढ़ चुका है यूनाइटेड फैन बेस की भाई। बहुत सारे लोग बोल रहे कि सैक द मैनेजर एंड बहुत सारे लोग बोल रहे कि भैया थोड़ा पेशेंस रख दो, कुछ और पिटाई होने का इंतजार कर लो। तो भाई 4 मैच में ऐसा क्या क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे एंड इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि भाई प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है रूबेन अमोरिम को सैक करना या फिर क्या हो सकता है आने वाले इंटरनेशनल ब्रेक से आने से पहले। ये तो भैया हर एक महीने में ना एक इंटरनेशनल ब्रेक होगा, सितंबर महीने में हुआ है, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा। ये चूतिया इंटरनेशनल ब्रेक वर्ल्ड कप ईयर में ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हर एक महीने में आपको इंटरनेशनल ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक कमेंट वगैरह कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोगों ने इस सीजन में 4 मैच खेला, 4 मैच में 14 पोजीशन में है हम लोग। पिछले सीजन से हम लोग इंक्रीज किया, पिछले सीजन में हम लोग 15 पोजीशन में थे। 4 मैच में 1 मैच जीते हैं बर्नली के खिलाफ और बाकी के 2 मैच हारे हैं। और पिछले मैच में जो कैरेक्टरलेस परफॉर्मेंस, पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखा है उसके बाद ज्यादा ही पलट चुके हैं भाई रूबेन अमोरिम के अगेंस्ट में सारे लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, आफ्टर द मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबेन अमोरिम ने बोला है कि भैया मैं अपना फिलोसफी चेंज नहीं करूंगा, मैं अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करूंगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चेंज द मैन। मतलब वो डायरेक्टली बोल रहे, खुल्लम खुल्ला बोल रहे भैया मेरे को सैक कर दो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं भैया कुछ चेंज करने वाला नहीं हूं। तो हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या चेंज करना चाहिए या फिर अकॉर्डिंग टू मी कि भाई रूबेन अमोरिम को थोड़ा बहुत एंटीसिपेट करना चाहिए, किस जगह पे एंटीसिपेट करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखो चेल्सी के बारे में अगर बात करता हूं, आज थर्सडे है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, फ्राइडे सुबह आप ये वीडियो देखोगे। चेल्सी का मैच हम लोगों ने कल रात को देखा, बायर्न के साथ मैच हुआ, बायर्न ने बुरी तरीके से पिटा चेल्सी को। ऑब्वियसली चेल्सी 2-3 साल बाद चैंपियंस लीग खेल रहा है, क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज हुआ है चेल्सी का, एंटीसिपेट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और चेल्सी के 6-7 खिलाड़ी का पहला चैंपियंस लीग मैच था, तो कहने की एक न्यू टीम एलियंस अरेना में प्रेशर उतना हैंडल नहीं कर पाया। तो भैया उनके पास उस लेवल का फटीक, मेंटल फटीक एंड फिजिकल फटीक होगा मेरे भाई। और उसके बाद वो ओल्ड ट्रैफर्ड में जाएंगे एंड ओल्ड ट्रैफर्ड मतलब होम पे मैच है। और एक रिकॉर्ड अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई पिछले 12 साल से 2013 लास्ट साल था जहां पे चेल्सी ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच जीता था 1-0 से। उसके बाद 12 से 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं, चेल्सी ओल्ड ट्रैफर्ड में भैया जीता नहीं है। अगर ओल्ड ट्रैफर्ड में कुछ रिजल्ट की बात बोले, पिछला जो रिजल्ट हुआ था 1-0 हुआ था, वहां पे जीतना चाहिए था। मैनचेस्टर यूनाइटेड बड़े बड़े चांस मिस किए थे। उससे पहले 2-1 से हम लोगों ने चेल्सी को हराया था और उसके पहले हम लोगों ने 4-1 से चेल्सी को हराया था। एरिक टेन हैग का शायद उस सीजन का लास्ट मैच था चेल्सी के साथ, वो इवेंचुअली उस सीजन का लास्ट मैच था। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि भाई पिछले 10-12-13 साल में या फिर भाई बहुत सारे सालों में कि चेल्सी के साथ जब मैच होता है तब ये 50-50 वाला मैच होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का फॉर्म कितना भी खराब हो जाए, हम भैया चेल्सी से फाइट करते हैं, मैक्सिमम टाइम ड्रॉ होता है या फिर मैनचेस्टर जीतता है। एंड स्टैनफोर्ड ब्रिज में कहने की चेल्सी का थोड़ा पलड़ा भारी है, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड भैया मैनचेस्टर का पलड़ा बहुत ज्यादा ही भारी है। तो अब चीज क्या है कि भाई रिकॉर्ड ब्रेक तो कर रहे हैं रूबेन अमोरिम, ये रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देंगे कि नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होगा। अगर ये रिकॉर्ड ब्रेक कर देना तो भाई नेगेटिविटी का जो पलड़ा है और भी ज्यादा भारी हो जाएगा और भी ज्यादा फैन, बहुत सारे फैन अभी भी बोल रहे भाई सैक द मैनेजर, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या पॉसिबल है हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन चीज़ क्या है, ये मैच अगर हार जाए ना तो फ्रस्ट्रेशन का थर्मामीटर फट जाएगा भाई, लोग सोशल मीडिया में भौकाल मच जाएगा भाई। तो रूबेन अमोरिम के लिए बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न है। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे भाई, रूमर्स वगैरह आ रहा है आने वाले 3 मैच डिसाइडर होगा रूबेन अमोरिम के लिए। आने वाले जो 3 मैचेस है, चेल्सी है, उसके बाद हम लोग ब्रेंटफोर्ड अवे खेलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सनडरलैंड होम, शायद एक सेकंड रुक जाओ मैं देख लेता हूँ, हाँ सनडरलैंड होम खेलना पड़ेगा, उसके बाद लिवरपूल जाना पड़ेगा इनफील्ड में। तो मेरे भाई चेल्सी, ब्रेंटफोर्ड, सनडरलैंड एंड लिवरपूल, तो मोटा मोटी 3 से 4 मैच भैया कठिन होगा। सनडरलैंड थोड़ा इजी होगा, ब्रेंटफोर्ड आए भी कठिन होगा और बाकी तो भैया अब सारे ही कठिन है भाई। मोहन बगान के साथ मैच दे दो वो भी कठिन ही होगा। तो बोला जा रहा है कि आने वाले 3 मैच में एक डिसाइडर हो सकता है, आने वाले इंटरनेशनल ब्रेक से पहले कुछ घपलाबाजी हो सकता है अगर रूबेन अमोरिम भैया हार जाए तो। क्योंकि आपने देखा कि मैंने बोला कि 12-13 साल से हम लोग चेल्सी के साथ हारे नहीं, उसके साथ भी अगर हार जाए या फिर कैरेक्टर ना दिखाए, गंदा फुटबॉल खेले, सिटी के साथ जो फुटबॉल खेले हम लोग वो अगर रिपीट टेलीकास्ट हो जाए तो भाई तो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वाइब क्रिएट हो सकता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई रूबेन अमोरिम ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं भैया फिलोसफी मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं स्ट्रक्चर वगैरह चेंज नहीं करूँगा वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग बोले नहीं भैया 2 मैन मिडफील्ड से नहीं खेलना चाहिए, 4-3-3 में शिफ्ट हो जाओ। देखो भाई फ्रैंकली स्पीकिंग
रूबेन अमोरिम 4-3-3 में शिफ्ट नहीं होगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो बंदा अपना फिलोसफी चेंज कर दे, नहीं, उसका फिलोसफी है उसके पास रखो, प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या चाहता हूँ, उसका स्ट्रक्चर वो चेंज कर दे, नहीं मेरे भाई, उसका स्ट्रक्चर उसके पास है, वो ठीक ठाक रहे, उसका फिलोसफी, उसका माइंडसेट, उसी माइंडसेट से, उसी फिलोसफी से बंदे ने स्पोर्टिंग सीपी को अच्छा एक टीम बनाया, बढ़िया एक फोर्स बनाया, यूसीएल में भी अच्छा खासा बंदे ने परफॉर्मेंस दिया स्पोर्टिंग सीपी से, तो भाई उसका फिलोसफी, उसका स्ट्रक्चर उसके पास रहे। लेकिन चीज़ क्या है ना, ये मोरिनो भी बोला है पिछले 2 दिन पहले कि आपको एडप्ट करना आना चाहिए मेरे भाई। अगर आपके पास एक फिलोसफी है, आपके पास एक आइडिया बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हो, बार बार एग्जीक्यूट करते हो, 4 5 6 7 बार एग्जीक्यूट करते हो, वो आइडिया काम नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई वो आइडिया पूरा बेकार है, वो आइडिया को रबिश है, वो आइडिया को पूरा ब्रेक डाउन कर दो, नहीं, उस आइडिया को थोड़ा चेंज कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो। मैं एक फॉर्मूला से एक मैथ करने की कोशिश करता हूं और वो मैथ ठीक ठाक नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, तो मैं वो फॉर्मूला ड्रेन आउट नहीं कर दूंगा, मैं उसको थोड़ा ट्विक कर दूंगा, मैं थोड़ा उसको चेंज कर दूंगा, नजरिया थोड़ा चेंज कर दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा नजरिया चेंज हो। अब प्रॉब्लम क्या है एंड उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत आंसर देने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ टेक्नीशियन, लेकिन थोड़ा बहुत अगर फैन के प्रोस्पेक्टिव से मैं बोलूं, एज अ फैन मैं क्या चेंज चाहता हूं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो चीज क्या है, हम लोग का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफेंस हम लोग का सॉर्टेड है, प्रॉब्लम नहीं है। गोलकीपर मैं चाहता हूं कि 11 को फटाफट करके लेके आए, एंड जो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर है, फर्स्ट चॉइस गोलकीपर फटाफट आना चाहिए कि आप देखो बंदा अच्छा तो कर रहा था, गलती करके सीखेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कि ज्यादा खींचो मत उसको। अगर यंग गोलकीपर को आप लेके आओ, डिगिया भी जब आया था तब 19 साल की उम्र का था डिगिया जब मैनचेस्टर में आया था, 18-19 साल में अगर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो भाई यंग गोलकीपर को आप लेके आओ, आप जल्दी से फटक करके, सिटी वाला मैच था, हाई टेम्परेचर वाला मैच था, ठीक है कोई बात नहीं, डर्बी था तो डायरेक्ट आप डर्बी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, बढ़िया। लेकिन चेल्सी के मैच में मैं लेमंस को देखना चाहूंगा और लेमंस को मैं कंटिन्यू करते हुए देखना चाहूंगा। अगर गलती वगैरह करे तो कोई बात नहीं भैया, उसको सपोर्ट करो। डिफेंस में मैं लूक शॉ को थोड़ा बहुत रोटेशन करता हुआ देखना चाहूंगा, क्योंकि वी ऑल नो दैट लूक शॉ के पास वो फिजिकलिटी नहीं है, जहां पे फिजिकलिटी सिटी के खिलाफ ना लूक शॉ को खेलना नहीं बनता था हालैंड के लिए, कहने की वहां पे बंदे ने थोड़ा गलती किया एंड रोटेशन चाहिए था। लेकिन ठीक है, चेल्सी के साथ या फिर नॉर्मल टीम के साथ आप लूक शॉ को खिला सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, रोटेशन हो सकता है, हैरी मैगुआयर खेल सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि सेंटर बैक बेस्ट ट्रायो क्या क्या होगा, मिडिल सेंटर बैक आपका होगा डिलीट, लेफ्ट हैंड सेंटर बैक आप लेनियूरो को खिलाओ और राइट हैंड सेंटर बैक आप मजरई को खिलाओ। मुझे लगता है ये सेंटर बैक ट्रायो हम लोग का बेस्ट सेंटर बैक होगा। उसके बाद लूक शॉ और हैरी मैगुआयर रोटेशन, हेबेन वगैरह भी है, रोटेशन पॉलिसी में हो। लिसांड्रो मार्टिनेज वापस आ जाएगा, उसके बाद भैया राइट हैंड साइड पे यूरो चला जाएगा और लिसांड्रो मार्टिनेज लेफ्ट हैंड साइड पे चला आएगा। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन में देखना चाहूंगा एंड लूक शॉ हैरी मैगुआयर रोटेशन करे। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मिडफील्ड, देखो मैं ये चाहता हूं भाई रूबेन अमोरिम तुम भैया स्ट्रक्चर चेंज मत करो, आपका स्ट्रक्चर आपके पास रखो, प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना फिलोसफी चेंज मत करो, आपका फिलोसफी है भैया आप अपने पास रखो। मैं चाहता हूं मेरे भाई, मैं मैनेजर नहीं हूं, मैं कोच नहीं हूं, आप कोच हो, रूबेन अमोरिम आप कोच हो, आपके पास डिग्री है। मैं चाहता हूं कि भाई प्लेयर्स अपने जगह पे खेले। मैं चाहता हूं एक बंदा अगर नंबर 10 है तो नंबर 10 की जगह पे खेले, एक बंदा अगर सेंटर फॉरवर्ड हो बंदा सेंटर फॉरवर्ड की जगह पे खेले, एक बंदा अगर मिडफील्डर है नंबर 8 तो बंदा नंबर 8 की जगह पे खेले। मिडफील्ड में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो स्पेस मिल रहा है, सारे लोगों को पता है, आपको पता है, मेरे को पता है, 5 साल के बच्चे को पता है, मिडफील्ड में हम लोगों के पास कंट्रोल नहीं है, ऊपर ज्यादा स्पेस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप एक नंबर 10 को खिला रहे हो। इस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट जो क्रिएटर है, प्रीमियर लीग का जो बेस्ट क्रिएटर आफ्टर केविन डी ब्रूनो, केविन डी ब्रूनो के साथ ब्रूनो फर्नांडिस का मैच करता है नंबर में, ठीक है ना। ब्रूनो फर्नांडिस के बाद वर्ल्ड क्लास कोई स्ट्राइकर नहीं था, केविन डी ब्रूनो के पास वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर था, इसलिए केविन डी ब्रूनो आगे है। लेकिन भैया ब्रूनो के पास उस लेवल का कैलिबर है क्रिएटिंग एस्पेक्ट में, ओवरऑल एस्पेक्ट में नहीं, ओवरऑल एस्पेक्ट में भैया केविन डी ब्रूनो बेटर है। लेकिन अगर क्रिएटिंग के एस्पेक्ट में मिले भाई, ब्रूनो फर्नांडिस पिछले 6-7 साल का प्रीमियर लीग का एक बेस्ट प्लेयर हो सकता है, या फिर आर्ग्यूएबल है बेस्ट प्लेयर भी है, मतलब आप अगर कंसिडर करते हो तो भाई उस क्रिएटर को आप नंबर 6 बनाने का कसम आपको किसने दिया मेरे भाई। और ब्रूनो फर्नांडिस के बाद वो टैकल बताओ, डिफेंसिव अवेयरनेस बताओ, ट्रैक बैक बताओ, उसके पास वो रोल नहीं है मेरे भाई। तो मैं चाहता हूं मेरे भाई मिडफील्ड में हमारे पास, मैं बहुत बार बोला हूं, 3 मिडफील्डर हमारे पास है, 2 डिफेंस मिडफील्डर है दैट इज उगारते और आपका कैशिमेरो, और आपके पास बॉल कैरियर है दैट इज कोबी माइनो। तो ये तीनों को भैया आप खिलाओ रोटेशन करके, कोबी मैनो और आप उगारते को खिलाओ, या फिर कोबी मैनो और कैशिमेरो को खिलाओ। कैशिमेरो 90 मिनट्स फुटबॉल नहीं खेल सकता, बढ़िया फाइन कोई बात नहीं, वहां पे आप उगारते को रोटेशन कराओ, क्या प्रॉब्लम है। तो ये 3 मिडफील्डर से आप रोटेशन करवाओ। और सबसे पॉइंट ये है कि हम लोगों के पास फिटिंग वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि हफ्ते में हम लोग कितना मैच खेलेंगे, 1 मैच खेलेंगे। यूरोप हमारे पास नहीं है तो फटीग वगैरह नहीं आएगा, कोबी मैनो डे इन डे आउट खेल सकता है हर एक हफ्ते में 1 मैच। तो मैं चाहता हूं मेरे भाई प्लीज
आपके पास जो नंबर 8 है, जो देखो डिफेंस मिडफील्डर हमारे पास दो है, एक डिस्ट्रॉयड आपके पास है उगार्ते, एक नंबर 6 परफेक्ट नंबर 6 आपके पास है कैशिमेरो, और आपके पास बॉल कैरियर है कोबी माइनो। मैन सिटी वाले मैच में भी हम लोगों ने कोबी माइनो जब तक नहीं आया था हम लोग एक्सजी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि बॉल चल नहीं रहा था मिडफील्ड में। जब से कोबी माइनो मैदान पे आया उसके बाद हम लोगों ने एक्सजी क्रिएट किया, 1.5 का एक्सजी हम लोग लास्ट तक क्रिएट कर पाए। जब से कोबी माइनो आया बॉल ड्राइव हो रहा था, लिंक हो रहा था, अटैक और मिडफील्ड में एक लिंकअप क्रिएट हो रहा था। तो बॉल के रेट आपके पास भैया एक ही अगर है तो इतना खुजली क्यों है मेरे? आप खिलाओ ना मेरे भाई, खिलाओ ना आप कोबी मैनो को। तो मैं चाहता हूं कि मिडफील्ड में ये 3 बंदा खेले, कोबी मैनो, उगार्ते और कैशिमेरो रोटेशन में। विंग बैक्स आपके पास है, डोरगू आपके पास है, डियागो लियान को आप खिला सकते हो, लेकिन डोरगू वहां पे है। राइट हैंड साइड पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं मेरे भाई, राइट हैंड साइड पे अमाद दियालो को खिलाओ। और अगर अगेंस्ट के साइड में अगर खतरनाक कोई विंगर वगैरह रहे, क्रिएटिव मशीन है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो वहां पे आप डियागो डालो या फिर मजरे को खिला सकते हो। लेकिन इवेंचुअली आप नॉर्मली अमाद दियालो को खिला सकते हो, लेकिन डिफेंसिवली अमाद उतना काम नहीं कर पाता। तो आप अगर किसी को न्यूट्रलाइज करना है तो वहां पे डियागो डालो या फिर मजरे को आप खिला सकते हो, वो रोटेशन पॉलिसी में कोई बात नहीं। लेकिन अमाद को आप नंबर 10 मत खिलाओ मेरे भाई। अमाद दियालो बहुत बार प्रूव कर चुका है ही कांट बी योर नंबर 10 बंदे को चाहिए स्पेस, बंदा रनर है, बॉल कैरियर है, बंदा छोटे छोटे पॉकेट ऑफ स्पेसेस में बंदा मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बंदे के पास वो फुटबॉल आईक्यू है नहीं, तो बंदे को विंग बैक खिलाओ। लेकिन सिटी वाले मैच में आप नंबर 10 खिला दिए, मतलब ऐसा करते हो क्या? ऐसे ऐसे करके ये लो पकड़ो, मेरे हाथ में आया नंबर 6, आज तू नंबर 6 खेलेगा, ये लो मेरे हाथ में आया नंबर 9, आज तू नंबर 9 खेलेगा। ऐसे होता है क्या? मतलब मैं चाहता हूं कि भाई एक बंदा, मैक्सिमम प्लेयर्स हमारे अपने पोजीशन में खेले रूबेन अमोरिम मेरे भाई। बाकी कोचिंग भैया आप मेरे से ज्यादा जानते हो। तो हमारे राइट बैक पे हमारे पास जो ऑप्शन है राइट विंग बैक पे अमाद दियालो, डियागो डालो या फिर मजरे। डियागो डालो मजरे तब खेलेगा जब आपको किसी को न्यूट्रलाइज करना है, या फिर अटैकिंग एरिया में आपको अमाद दियालो खेलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डोरगू है और डियागो लियोन को आप रोटेशन कर सकते हो। नंबर 10 में हमारे पास 4 बंदे, एम्ब्यूमो है, मैथ्यूज कूना है, मेसन माउंट है, ब्रूनो फर्नांडिस। जब तक मेसन माउंट और मैथ्यूज कूना वापस नहीं आते, ब्रूनो फर्नांडिस को खिलाओ, एम्ब्यूमो को खिलाओ। आपके पास क्रिएटिविटी वाले लोग नहीं है, ब्रूनो फर्नांडिस आपके पास क्रिएटिव मशीन है पूरे वर्ल्ड का। ही इज अ ड्रीम फॉर एवरी स्ट्राइकर। हालैंड को अगर मिल गया ना, या फिर विक्टर गिकोरेश को अगर मिल गया ना, रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिल गया ना ब्रूनो फर्नांडिस, भैया ऑर्गेजम हो जाएगा उनका। भैया 20-25 गोल ज्यादा स्कोर करेंगे। ब्रूनो फर्नांडिस है आपका, ब्रूनो फर्नांडिस के पीछे माफ करो यार, ब्रूनो फर्नांडिस और एम्ब्यूमो को खिलाओ, और मेसन माउंट और मैथ्यूज को ना जब आ जाए वहां पे वो लोगों का रोटेशन वगैरह करवाओ। उसके बाद आपके पास नंबर 9 का ऑप्शन है, 2 नंबर 9 का ऑप्शन है, जोशुआ ज़र्क्ज़ी है एंड बेंजामिन सेस्को। दैट्स द सिंपल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई मिडफील्ड में भाई हमारे पास 2 प्लेयर्स है, मिडफील्ड में हमारे पास 3 प्लेयर होना चाहिए, तीसरा प्लेयर होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत एक ट्विक कर दो। क्या ट्विक? पीछे का जो सेंटर बैक है, जो मिडिल सेंटर बैक है, उसको थोड़ा पुश कर दो। वो आके जो जावी अलोंसो बैक 3 में करता था आपके बायर लेवरकुसेन में भी और फीफा वर्ल्ड कप में भी, चुआमेनी सेंटर बैक खेलता था, मिडिल सेंटर बैक खेलता था, वो क्या करता था, बॉल लेके थोड़ा सामने आ जाता था और न्यूमेरिकल सुपरिटी प्रोवाइड करता था मिडफील्ड में। या फिर एक नंबर 10 को आप खींच दो, ब्रूनो फर्नांडिस को थोड़ा खींच दो, और उस बंदे के पास लेग्स तो कुत्ते की तरह भाग तो सकता है बंदा, तो मिडफील्ड में बंदा सुपरिटी दे देगा। एम्ब्यूमो थोड़ा अपफ्रंट में रहेगा, शेस्को और ज़र्क्ज़ी रहेगा नंबर 9 पे, ब्रूनो थोड़ा आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम है ना 2 नंबर 10 और आपके जो सेंटर फॉरवर्ड है, वो 2 नंबर 10 में एक नंबर 10 को थोड़ा खींच दो, ब्रूनो फर्नांडिस काम कर देगा, तो 2 मिडफील्ड इवेंचुअली तीसरा मिडफील्ड हो जाएगा। तो थोड़ा सा ट्विक, आपको ज्यादा पता है रूबेन अमोरिम मेरे भाई, लेकिन आप जब देख रहे हो एक सैंपल साइज देखो, ये 2-3 मैच का मामला नहीं है। रूबेन अमोरिम प्रीमियर लीग में 31 या फिर 32 मैच खेल चुके हैं, 31 से 32 मैच खेल चुके हैं, उनमें से हम लोगों ने जीता है सिर्फ 8 मैच। एक महीने में हम लोग एक मैच जीतते, एक से हाईएस्ट 2 मैच जीतते, मतलब नॉर्मल 1 मैच जीतते। तो आप 30-32 मैच का अगर सैंपल सेट आपके पास है और काम नहीं चल रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो भैया गड़बड़ है मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं नहीं बोल रहा हूं आपका पूरा फिलोसफी को गटर में डाल दो, मैं बोल रहा हूं थोड़ा ट्विक कर दो मेरे भाई। पहला पॉइंट, आपके जो मैक्सिमम प्लेयर्स है अपने जगह पे खेले, आउट ऑफ पोजीशन ना खेले। कहने की ऊपर नीचे ज्यादा करोगे भाई कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मिडफील्ड का जो सॉल्यूशन है, आप स्ट्रक्चर चेंज ना करके भी, रोल चेंज करके भी आप ये कर सकते हो। नंबर 10 को ड्रॉप करना या फिर सेंटर बैक को थोड़ा पुश करना। तो
तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे और प्लेयर्स अपना जान देंगे, क्योंकि भाई रोटेशन के लिए हमारे पास प्लेयर्स है, लेकिन अगर मैच हारते ही रहोगे तो भाई कॉन्फिडेंस बताओ, मोमेंटम बताओ, इसका सबका मावर सत्यानाश हो जाएगा और ऑलरेडी हो चुका है ये चीज़। तो आने वाले मैचेस में, चेल्सी वाले मैचेस में मैं चाहता हूँ इस तरीके से स्ट्रक्चर या फिर प्लेइंग 11 हो एंड ये चेंजेस करे। अब उसके बाद प्लेयर्स का रोल है, आप अपना काम करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इसके बाद भी एक पॉइंट है, दैट इज बायसनेस, कि भाई आपका जो मेन खिलाड़ी है, फिर आपका जो मेन फेवरेट खिलाड़ी है, पकड़ लो ब्रूनो फर्नांडिस। पिछले मैच का एक और भी क्या प्रॉब्लम है कि ब्रूनो का गेम पिछले मैच में घटिया जा रहा था, बढ़िया हो सकता है मेसी रोनाल्डो का भी गेम गलत जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस एक नॉर्मल खिलाड़ी है, बढ़िया खिलाड़ी है भाई, ऑफ गेम जा सकता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करो ना मेरे भाई। किसने आपको कसम दिया है कि ब्रूनो फर्नांडिस को 90 मिनट से खिलाना है? किसने कसम दिया है? आपके पास प्लेयर्स है, आप रोटेशन करो। आपके पास जोशुआ ज़िर्क्ज़ी और कार्लोस हेनरी कैसेमिरो पिछले मैच में आया था 80 मिनट में, अब 80 मिनट में सब्स्टिट्यूशन करके क्या करोगे मेरे भाई? तो भैया बायसनेस को भी अमोरिम को थोड़ा साइडलाइन करना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट्स मैं बोलना चाहूँगा। एज अ यूनाइटेड फैन आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एंड ये चेल्सी वाला मैच भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर पिटाई हो गया चेल्सी के साथ मेरे भाई, तो भाई नेगेटिव जो वाइब आएगा, आई डोंट थिंक सो कि रूबेन अमोरिम को सैक करना चाहिए, क्योंकि ये भी लॉजिक है, अमोरिम को अगर हम सैक करेंगे ना तो 12 से 15 मिलियन हम लोगों को देना पड़ेगा पैसा अमोरिम को। तो 12 से 15 मिलियन कितना एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं, अब मैं आपको स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो अमोरिम को भैया इतना पैसा देंगे, उसके बाद न्यू मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन से मैनेजर अवेलेबल है मेरे भाई? ऐसा कोई मैनेजर तो अवेलेबल नहीं है कि जिसको हम लेके आ सकते मिडिल सीजन में, तो भैया ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। अगर आपको रूबेन अमोरिम को सैक करना है तो भैया ये पूरा सीजन देखो, अगर डेवलप ना हो तो अगले सीजन में भैया वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जुलियन नगल्समैन फ्री हो जाएगा, उसको हम लोग साइन कर सकते हैं। कॉन्टे के ऊपर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन नगल्समैन मैं चाहता था, जब एरिक सैक हुआ था वहाँ पर भी मैं नगल्समैन चाहता था, लेकिन नगल्समैन जर्मनी के साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह कर चुके थे। तो इस सीजन में तो भाई मिडिल ऑफ द सीजन में हम लोग सैक नहीं कर सकते। बात बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली भैया प्रॉब्लम है एंड बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा पैसों के मामले में भी और स्ट्रक्चर के मामले में भी। और वो बंदा न्यू मैनेजर आएगा, वो बंदा बोलेगा मेरे को वाइड विंगर चाहिए, हमारे पास ज़्यादा वाइड विंगर है नहीं, हम लोगों ने सारा विंगर्स को बेच दिया है, रैशफोर्ड, गार्नाचो, सैंचो, वो बोलेगा नहीं मैं 4-3-3 खिलाऊंगा, मेरे को विंगर चाहिए। तब क्या करेंगे मिडिल ऑफ द सीजन में? तो भैया रूबेन अमोरिम को अकॉर्डिंग टू मी ये पूरा सीजन रखना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन रूबेन अमोरिम की तरफ से भी मैं चाहता हूँ ये चेंजेस हो। अगर रिजिड बंदा रहे, अगले मैच में अगर ब्रूनो फर्नांडिस फिर से मिडफील्ड में शुरुआत करे, कोबी मैनो अगर फिर से शुरुआत ना करे और उल्टा फुल्टा आउट ऑफ पोजीशन खिलाए, तो मैं भी अगले मैच से भैया रूबेन अमोरिम आउट हो जाऊंगा। मतलब सैक नहीं कर सकते, लेकिन मेंटली मैं हो जाऊंगा भाई इस बंदे से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि भाई लाइफ में भाई बड़े बड़े महान लोगों ने बोला है कि लाइफ में कुछ भी हो, ईगो आपको बाहर करा देता है। ईगो का फुल फॉर्म है इजी टू गेट आउट। तो कहना कि अगर आप गेट आउट होना चाहते हो तो रूबेन अमोरिम मेरे भाई ईगो रखो। अगर आपको बढ़िया कुछ करना है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर आपको आगे लेके जाना है, तो भैया ईगो को थोड़ा साइड लाइन करके आप अगर थोड़ा एंटिसिपेट करते हो तो आपके लिए भी भला होगा और क्लब के लिए भी भला होगा।